खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। बिलाखिर नवाज शरीफ साहब 3 साल 11 माह बाद पाकिस्तान अपने मुल्क अपने वतन वापस आ गए हैं, खुद साख्ता जिला वतनी के बाद। और इसके साथ ही आने के बाद उन्होंने उन तमाम दावों को, उन तमाम शख्सियात के उन तमाम दावों को गलत साबित किया जो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आएंगे। एक अच्छा पावर शो उन्होंने लाहौर में किया। मीनार पाकिस्तान पर बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने में कामयाब हुए। लोगों ने बड़ा उनका पुरजोश इस्तकबाल भी किया। नवाज शरीफ साहब की वापसी और ख़ासतौर पर आज की तकरीर के हवाले से दो पहलू जिसका बड़ा इंतज़ार था। एक तो ये था कि वो अपना सियासी बयानिया क्या देंगे, दूसरा ये कि वो अपनी माशी पॉलिसी पे जो बात हो रही थी कि जो आएंगे तो माशी पॉलिसी देंगे, वो उन्होंने माशी पॉलिसी क्या दी। सियासी बयानिया जो अब तक बना सके नवाज शरीफ साहब वन लाइनर में, वो ये कि उनके दिल में किसी किस्म का बदला लेने का कोई जज्बा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं है। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और आइन और हदूद में तमाम इदारे काम करें, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों को याद भी दिलाते रहे कि याद है ना कि 2014 का धरना किसने कराया था, याद है ना कि 28 मई की मुझे सज़ा मिली थी और हर चंद साल के बाद मुझे अपनी आवाम से जुदा कर दिया जाता है। और फिर जिन सज़ाओं का और जिन चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया उसके पीछे भी वो याद दिलाते रहे कि उनके साथ कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ हुई थी, लेकिन किसने की थी वो याद तो दिलाते रहे, लेकिन किसी का नाम बहरहाल उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद बात थी माशी पॉलिसी की। माशी पॉलिसी में उन्होंने 2-3 अहम बातें की कि बरामदात को हमने बढ़ाना है, IT पावर बनाना है, हमने जो है वो महंगाई का खात्मा करना है, लेकिन कैसे करना है वो उसमें थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए कि मिसिंग थी ये चीज़, वो इस हवाले से वो नहीं बता सके। ये चीज़ें थी। इंटरनेशनली कश्मीर का बावकार अंदाज में हमें हल ढूंढना है, फ़लस्तीन पे जुल्म करने में दुनिया अपनी आवाज़ उठाए, पड़ोसी ममालिक के साथ जंग करके ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वगैरह वगैरह। छोटा सा क्लिप है नवाज शरीफ साहब का आज क्या क्या कह रहे थे, वो जरा सुन लेते हैं। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया, रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन वो साइड पे रखे जा सकते हैं। आज नवाज शरीफ साहब साथ ही ये भी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें वो मैंने नहीं की जो मुझे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। तो मोहतात नवाज शरीफ को हमने आज देखा, लेकिन वो किस इतने अरसे तक आके मोहतात रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम ने, PTI के स्पोक्स पर्सन है ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस। वसीम अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पर्सन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों शख्सियात का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अभी हम वसीम अब्बासी साहब, ज़रा मैं आपके पास पहले आ जाती हूँ। आज क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी नवाज शरीफ साहब के तकरीर से, उनकी वापसी से, और क्या वो मीट हुई? जी बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। एक्सपेक्टेशंस तो मेरी कोई ख़ास नहीं थी बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्पीच कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कहा जा रहा था कि वो मुफाहमत का बयानिया लेके आ रहे हैं या मज़ाहमत का बयानिया लेके आ रहे हैं, नाम लेंगे किस किस का नहीं लेंगे। तो वो जो देखा हमने स्पीच में, तो जैसा आपने बताया कि वो मुफाहमत की उन्होंने एक मुदब्बर सियासतदान के तौर पे बात की, जैसे एक बड़ा होता है घर का, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे दिल में तो बहुत सारे, जिस तरह आपने बताया कि ज़ख्म हैं, लेकिन मैं उनको साइड पे रखना चाहता हूँ, मैं इंतकाम नहीं चाहता, मैं बदले की ख्वाहिश नहीं चाहता। तो बेसिकली उन्होंने एक ओलिव ब्रांच लहराई है और कहा है कि इकोनॉमी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाए, तरक्की के एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाए, रीजन में भी इफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़ा जाए, इंडिया के साथ भी, बाकी भी उन्होंने बांग्लादेश तक उन्होंने ट्रेड रूट की भी बात की, कॉरिडोर की भी बात की। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है जो इदारे भी उनका ये विजन शेयर करते हैं कि रीजनल तरक्की का दौर है और होना चाहिए।
और बेसिकली उन्होंने एक काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रेन रखा, जो कि शायद तो हो भी गई थी कुछ अर्सा पहले, शायद ये बातें खबरें आ गई थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उनका पावर शो अच्छा रहा और वो लग रहा था और उन्होंने अपना वो करने में कामयाब रहे हैं, जो जगह जलसागाह थी वो भरने में कामयाब रहे हैं और बाहर भी काफ़ी लोग थे। तो और एक दिन में ये करना इतना मुश्किल भी नहीं होता जब पूरी पार्टी पूरा जोर लगाए तो, लेकिन ये बहरहाल एक उनका एक कामयाब शो था आज, और तकरीर भी वो ऐसी करने में कामयाब हो गए जिसमें कोई तसादम वाली बात नहीं थी। उनसे डर ही लगा रहता है किसी भी एक सियासतदान से, जब वो चार्ज क्राउड को अपने सामने देखता है तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को काबू में रखा। एग्जैक्टली इसीलिए हम कह रहे हैं ना मोहतात नवाज शरीफ, लेकिन कितना अरसा वो मोहतात रहते हैं, माजी में तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, हिस्ट्री जरा थोड़ी सी डिफरेंट ही है। बट लेकिन नादिया अगर वो आज मोहतात रह गए ना तो बाकी दिनों में भी हो जाएंगे। सबसे इमोशनल तो आज के लम्हे थे, आप देखे उन्हें जब मरियम नवाज से मिले, वो तो ठीक है, मगर आपको पता है ना कि सींग फंसाने की आदत है ये आपकी बात सही है, सींग फंसाने की। अब आप देखें, ये तो वही बात है कि वो उन्होंने भी इस तरह की बात की कि ये दोनों साइडों से होता है। तो वो अलबत्ता ये बात है कि आपको पता है कि वो हर जगह ही पाकिस्तान में ये पहले भी हुए हैं, किसके सींग नहीं फंसे आप मुझे ये बता दें तो मैं मानूंगा पाकिस्तान में। सही बात है। अब पता नहीं किसी ने जाके सींग फंसाया या झाड़ियां लाके किसी ने सींगों में फंसा दी, इस बहस में हम नहीं लेकर आते, आगे बढ़ते हैं। अमीर अब्बास साहब, जिस तरह से आज नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और कुछ बात मैंने भी की, कुछ वसीम अब्बासी साहब ने की, इसमें जरा आपके कमेंट के साथ साथ ये भी मुझे जानना है कि जब चार्ज क्राउड होता है ना, 4 साल बाद जब नवाज शरीफ साहब को अपने दरमियान देख रहा है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन से बड़ा एग्रेसिव एक्सपेक्टेशंस होती है कि एग्रेसिव पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे, एग्रेसिव अपना बयानिया बनाएंगे, एग्रेसिव एक तकरीर होगी, मजीद उसको चार्ज करेगी। मोहतात नवाज शरीफ, लोग इसको पसंद करेंगे इनके मोहतात रवैये को, या वो कुछ ज्यादा एग्रेशन चाहेंगे? देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो चूंकि जलसे के बारे में बहुत सारे तुक्के लगा रहे हैं मुसलमान के, जलसा इतना बड़ा था और इतना छोटा था, इजाजत ही इजाजत है जी। तो देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जलसा अच्छा था, जलसा खुशगवार था। जलसे का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। मैंने चूंकि इसी मीनार पाकिस्तान पे इस सदी के 4 बड़े जलसे जो हुए, मैंने चारों खुद वहां जाके कवर किए। मैं इस वेन्यू के एक एक इंच से वाकिफ हूं कि ये वेयर इट स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स। और मैंने इसके अलावा भी जलसे 2013, 8, 18 लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में देखे। जलसे का एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर वो थ्रेशोल्ड जलसा पार कर जाए तो फिर वो जलसा अच्छा जलसा बन जाता है। फिर आप हेड काउंट नहीं करते, फिर हेड काउंट की जरूरत बाकी नहीं रहती। और वो थ्रेशोल्ड होता है 25-30 हजार की तादाद अगर जलसा पार कर जाए तो फिर अच्छा जलसा बन जाता है। जलसा 2 होते हैं, या नाकाम होता है या कामयाब होता है। तो ये जलसा बहरहाल एक अच्छा जलसा बन गया। अब जहां ये अच्छा जलसा है वहीं ये कोई बहुत तारीखी जलसा बन गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि अमूमन जलसा जो होता है नादिया साहिबा, वो जिस शहर में और होता है वो उस शहर का या उस शहर के मुजाफात का जलसा होता है। मसलन अगर आप जहां बैठी हैं इस्लामाबाद में, अगर यहाँ जलसा हो तो रावलपिंडी से लोग आ जाएंगे, अटक से आ जाएंगे, गुजरफर से आ जाएंगे, मरी से आ जाएंगे। लाहौर का जलसा है तो लोग पत्तोकी से आ जाएंगे, कसूर से आ जाएंगे, काबोकी से आ जाएंगे। ये जलसा नवाज शरीफ का खुमैनी की तरह वापसी का जलसा था, इनकलाब बर्पा करने जा रहे थे। और नून लीग ने कहा था कि हम 10 लाख लोग, मेरे प्रोग्राम में नून लीग कहती है कि हम 10 लाख लोग लाएंगे और पूरे पाकिस्तान से लाएंगे। तो ये पूरे पाकिस्तान का जलसा, जिसमें बल्तिस्तान से, जिसमें मुजफ्फराबाद से, जिसमें सिंध से, क्वेटा से, पूरी हजारा हरिपुर। नहीं तो मरियम नवाज ने कहा भी था कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। जी, मरियम नवाज ने कहा ये बात स्टेज पे। जी, और सिर्फ पंजाब, यानी स्टेज पे कहा है कि आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। जी हाँ, आप बाकी पाकिस्तान छोड़ भी देना, सिर्फ पंजाब जिसके 41 अजला हैं। अब एक जिला से अगर 10,000, एक जिला की आबादी 15-16 लाख तक चली जाती है, अगर एक जिला में 10,000 लोग भी आए तो 3.5-4 लाख लोग तो सिर्फ पंजाब से निकलने चाहिए थे। तो जितना बड़ा तारीखी जलसा इसको उस एतबार से होना था, उस एतबार से बड़ा जलसा नहीं। लेकिन मुख्तसर कंटेंट पे बात कर दे, मुजम्मिल असलम की तरफ जाना है। देखिए, जहां तक बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, अब चूंकि वो खुद लेकर गए थे ना उस मैच पर कि वोट को इज्जत दो, जनरल बाजवा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फैज हमीद तुमसे हिसाब लिया जाएगा, अजमत सईद तुमसे हिसाब लिया जाएगा, आसिफ सईद खोसा तुमसे हिसाब लिया जाएगा, फलाना ढमकाना।
वो चूंकि खुद लेकर गए उस मैच पर लोगों को, और लोगों के अंदर भी एक चीज पैदा होगी कि नहीं भाई इनको नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं भी समझता हूं कि मियां साहब अगर आप नजरियाती हैं, कोई भी सियासतदान जो नजरियाती है उसको पाकिस्तान की नजरियाती या सियासी नजरियाती असास पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद ने 2018 में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की तो नवाज शरीफ साहब को उनको कटहरे में लाना चाहिए, कौन को उनके साथ खड़े होना चाहिए। आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब अभी वजीर आज़म चौथी दफा बनना है उन्होंने भाई। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा। देखिए आपने इस मुल्क में सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए आना है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने इस मुल्क की असास को ठीक करना है तो आपको ये चीजें सेट तो करना पड़ेगी ना कि मुल्क के सियासी मामलात में इंटरवेंशन ना हो, मुल्क के अदालती मामलात में इंटरवेंशन ना हो, किसी को जाली सजाएं ना दिलवाई जाए, सियासत का तख्ता ये अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं जरा बिल्कुल ठीक है। एक और चीज जो मिसिंग थी, एक और चीज जो लैक करी थी, इलेक्शंस के वाले से उन्होंने कोई ये बात नहीं की कि इलेक्शन कमीशन अभी तक डेट नहीं दे रहा, 90 दिन के अंदर उसूली तौर पे होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी इलेक्शन डेट दे। ये चीज भी मिसिंग थी जो मुझे फील हुई है। मुजम्मिल असलम साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बताया भी यही जा रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एक माशी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अब क्या ये माशी पॉलिसी का ऐलान अगर वो सिर्फ इस पर मुहित हो कि हम बरामदात बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे, हम आईटी का जो है वो पता नहीं आईटी पावर पाकिस्तान को बनाएंगे और ये सारी चीज़ें, अगर वो इस पे मुहित हो तो क्या वो एक मुकम्मल माशी पॉलिसी है, होती है, या इसमें कैसे करेंगे वाला आंसर भी आना चाहिए? रिक्वेस्ट है कि अनबाइस्ड अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड ही दूंगा, मुझे क्या बाइसनेस होगी। नहीं, पीटीआई की एफिलिएशन है ना, इसलिए कह रही हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही चाह रही थी कि जरा तो वो फिर देखें, अब वो तो मेरी रहेगी और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो है ना दलाइल से बात करूँ, हवा में बात ना करूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये माशी पॉलिसी नहीं होती, ये वादे होते हैं, वादे और इरादे कि जी महंगाई कम करेंगे, बिजली का रेट यूं करेंगे, फला रोटी 4 रुपए की कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह ये वादे, ये पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी कुछ और होती है। पॉलिसी आप बताते हैं कि जी मैं टैक्स को जो है बढ़ाऊंगा, उस टैक्स को किस तरह बढ़ाऊंगा, उस टैक्स से जो है आप पे वापस कैसे खर्च करूंगा, अगर महंगाई भी हो गई तो मैं इतना आप पे पैसे खर्च करूंगा कि आपको महंगाई नहीं लगेगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये होती है पॉलिसी। और हमें यही बताया जा रहा था काफी दिनों से कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए एक पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तो वो पॉलिसी का तो ऐलान हुआ नहीं, और वो उन्होंने बयानिया, उन्होंने कहा, बोलते हैं कि इनके बयानिया नहीं है। जाओ बयानिया ले लो 4 रुपए की रोटी से, जाओ ले लो बयानिया जो मोटरवे बने हैं, मोटरवे आपको बयानिया देगा मेरा, जाओ चागी से बयानिया ले लो मेरा, जाओ वो इस तरह करके उन्होंने कोई 6-8 बंदों का नाम, चीजों का नाम ले लिया, कह दिया कि इससे बयानिया ले लो मेरा। अब बात ये कि देखें नादिया, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि वो अपनी कारकर्दगी को भी नहीं बता सके। वो 1990 को उन्होंने कहा 1990 में मैं पहली दफा वजीर आजम बना था, और उन्होंने कहा 1990 से अगर मैं वजीर आजम रहता अभी तक, आपको पता है कितने साल थे, उन्होंने ऐलान किया कि बताओ तुम लोग का हिसाब अच्छा है कि नहीं है, और फिर कहते हैं 23 साल थे, यानी कि खुद 33 ईयर्स को 20 उनको यही नहीं याद। तो एक तो उनका हिसाब कमजोर हो गया 4 साल के बाद। दूसरा, उन्होंने जब तकरीर की तो उन्होंने जो है जो फिगर्स दिए, उन्होंने कहा पहले कहा 50 रुपए की चीनी, फिर कह दी 40 रुपए की चीनी। मैं आपको ना इसी प्रोग्राम के बीच में कोशिश करूंगा कि 2016 की कीमतें चीनी की निकाल के दे देता हूँ। 80 रुपए तक, 90 रुपए तक गई थी। फिर उन्होंने कहा 60 रुपए का पेट्रोल था। आप इन्हीं के दौर में मैं आपको बता दूंगा कि जो है ना 90 रुपए भी, 80 रुपए भी पेट्रोल लिया था, ठीक है ना। और इमरान खान के दौर में भी कोविड में 65 रुपए पेट्रोल लिया था यूं तो, ठीक है ना। तो इनके वो सारी चीजें गलत हुई। बयानिया इन्होंने मोटरवे से मांग लिया। अब इतना तो आप उनको दें ना, मतलब ऑफ कोर्स वो लिखी भी तकरीर नहीं कर रहे थे ना, वो आज कभी कभी वो खुद से तकरीर करते हैं, तो आज उन्होंने कहा था मैं खुद से करूंगा, लिखी भी नहीं करूंगा। अब लिखी भी नहीं किया था तो फिर मेरा ख्याल है इतना थोड़ा सा उनको एक मार्जिन मैं क्या कहूँ, 1990 से वो कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत को निकाल दो तो पीछे खंडर रह जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जब वो स्कूल में जाते थे ना, उससे पहले PIA बन गया था, मंगला डैम बन गया था, तरबेला डैम बन गया था, पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक बन गए थे, इस्लामाबाद बन गया था, रेलवे बन गई थी। तो और जो सारी चीजें थी ना, इनकी हुकूमत में आने के बाद वो खंडर हो गई सारी की सारी। तो PIA खत्म हो गया, रेलवे खत्म हो गया, पाकिस्तान स्टील खत्म हो गई।
फिर इन्होंने कहा जो मेरी तरक्की, इन्होंने एक बात करना चाहूंगा, फिर आप किसी को मौका दीजिएगा। इन्होंने कहा जो मेरी तरक्की है मोटरवे ये वो, मैं आपको इस प्रोग्राम में दावा करता हूँ, इसी प्रोग्राम में आप किसी को ले लें, नवाज शरीफ का एक लगाया हुआ प्रोजेक्ट अगर आज भी मुनाफे में हो या नुकसान में ना हो, सिर्फ वो दिखा दें। इतने नुकसान में इसके प्रोजेक्ट हैं कि इस मुल्क का कर्ज ले लेके जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। एंड में इन्होंने कहा हमें कशकोल तोड़ना पड़ेगा। 16 महीने में शहबाज शरीफ को बार बार बेल आउट दे रहे हैं। शहबाज ने महंगाई नहीं की, बिजली के पता नहीं नसरुल्लाह कौन मिल गया इनको, एक नसरुल्लाह। मैं ब्रेक, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे मैं ब्रेक के बाद इसी पे वापस आ रही थी कि पिछली हुकूमतों का अपना जिक्र करते हैं, फिर आप 2013 से 2018 यानी 17-18 उसको आप काउंट करते हैं। आप ये 16 माह जो कि बदतरीन अदवार था या बदतरीन दौर था पाकिस्तान की हुकूमत का या किसी पाकिस्तान के दौर का, जिसमें बेइंतहा महंगाई हुई थी और अवाम की चीखें भी निकल के भी अवाम की चीखें भी शायद अब बंद हो गई थी, वो आप माइनस कैसे कर सकते हैं अपने इस जो भी आप क्रेडिट लेते हैं इसका डिस्क्रेडिट। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आ रही। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और असल में कभी पिछले दिनों सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जो ज़्यादातर वोट पड़ते हैं वो महंगाई को लेकर पड़ते हैं, कि हमारी जो असल में कौम का जो मसला है वो महंगाई का है। और जो 16 माह में जो हमने महंगाई की शरह को जिस तरह से ऊपर जाते देखा, वो एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब इस 16 माह में अगर वसीम अब्बासी साहब, आप कोई गवर्नमेंट आने के बाद, ज़ाहिर PMLN की गवर्नमेंट को हम इसलिए ज़्यादा क्योंकि की ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि की मिनिस्ट्रीज उनके पास थी, प्राइम मिनिस्टर उनका था। क्या वो इस जिम्मेदारियों से बरी-उज़्ज़मा अपने आप को करार दे सकते हैं कि जी ये हुआ, ये हमारा नहीं था, तो हम पिछले साल, अगर पिछले साल अदवार की बात करने लग जाएं तो फिर तो 2013 से पहले और ज़्यादा सस्ती थी चीज़ें, 2008 से 2013 तक, फिर और पीछे चले जाएं मुशर्रफ साहब में उससे भी ज़्यादा सस्ती थी, तो ग्रेजुअली बढ़ती है। लेकिन 16 माह का हिसाब दिए बगैर अवाम में जा सकेंगे? देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये तो उनका बनता है, और वो उन्होंने कहा भी है था शायद कि मैं शहबाज शरीफ की सफाई नहीं दे रहा, उसका भी शायद यही मतलब होगा। लेकिन ये उनका कहने का ये था कि थिंग्स वर सेट इन मोशन कि ड्यूरिंग इमरान खान ज़ीरा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि उस वक्त हालात ख़राब कर गए थे। वो जो जैसे कहते नहीं कि माइंड फील्ड्स लगा के गए हुए थे, उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया जब महंगा करना था, जबकि IMF की शराइत थी, तो उसकी वजह से एकदम वो पड़ा, स्ट्रेस पड़ा सिस्टम पे। उनका मतलब कहने का ये मतलब हुआ होगा, लेकिन जाहिर है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। उनके भाई की हुकूमत थी और वो 16 माह की हुकूमत का हिसाब तो देना पड़ेगा। वो फुल फ्लैज उनकी गवर्नमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी उनका था, प्राइम मिनिस्टर भी उनके थे, और जो वो महंगाई है वो है ही है। ताहम जाहिर है उन्होंने ज़्यादा नोटिस उस चीज़ का नहीं लिया। जाहिर है बिल का भी आपने देखा होगा कि 2 बिल लहराए, तो उनमें भी 2022 के अगस्त तक की बात की, यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने के सिर्फ 4 माह के बाद, और यानी बिल्कुल आखिर अगस्त 2023 की बात नहीं की जिसमें भी उनके भाई की शायद हुकूमत थी शुरू की। तो इसलिए जाहिर है एक सियासी लीडर तो अपनी मनफी चीज़ें नहीं गिनवाता, अपनी मुस्बत चीज़ें गिनवाता है। तो उन्होंने जाहिर है उस तरफ तवज्जो रखाई कि मेरे दौर में क्या क्या था। ये बात तो क्रेडिट उनको है। बहरहाल जाता है ना कि डॉलर को 5 साल तक स्टेबल रखा, खान साहब के 3 साल में स्टेबल नहीं रहा, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ के 1.5 साल में भी नहीं स्टेबल रहा। तो वो उन्होंने अपना वो बताया, कुछ कीमतों को स्टेबल रखा था उन्होंने। पेट्रोल की कीमत कम हुई थी जब जो उनसे पिछली हुकूमत थी जरदारी साहब की, उसके बाद जो उनकी हुकूमत आई थी तो कम हुई थी। शायद आलमी मार्केट में कमी हुई थी, लेकिन कम हुई थी चीज़ें। और चीनी की कीमत ऊपर भी गई थी, फिर नीचे भी आई थी। पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी, आपको याद होगा, 3 डिजिट्स में भी चली गई थी पीपल्स पार्टी। यही वजह है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा जो कीमतों पे कमी आई थी, तो वो उनके दौर में कमी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर से कंपेयर करें तो फिर महंगाई थी। तो ये बहरहाल उनकी है कि उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गिनवाया है और अपनी लेगेसी को गिनवाया। कम से कम उनके पास कोई चीज़ें थी गिनवाने को, कि मोटरवेज हैं, ऑरेंज लैंड प्रोजेक्ट है, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डैम्स हैं, हाँ, तो उन्होंने नहीं बनाया। सही है। हाँ, मैं वापस आऊंगी। अमीर अब्बास साहब, एक चीज़, चले ये तो उनकी तकरीर के हवाले से बात होगी ना, उनका बयानिया, उनकी माशी पॉलिसी दे सके नहीं दे सके, बयानिया बना सके नहीं बना सके, जिस तरह से उनको पूरा ट्रीटमेंट हम देखें, जब वो लंदन से निकलते हैं तो वहाँ पे जो हाई कमिश्नर वो उनको सी ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर वो दुबई पहुंचते हैं, फिर यहाँ पर वो स्टेट लाउंज में पहुंचते हैं, लोग उनको सैल्यूट करते हैं। PTV जिस तरह से उनकी कवरेज कर रहा था, मतलब ये अभी आपको कोई शक है
कि ये तस्लीम कर लिया गया है और ये तस्लीम कराया जा रहा है कि वो मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जो सारा प्रोटोकॉल पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो है वो उठ के खुद ओथ कमिश्नर आ गए पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम लेके कि जी हुजूर आप यहीं पे अपना बायोमेट्रिक करा लें वगैरह वगैरह। नहीं, मुझे तो किसी तौर पे कोई शक नहीं है, बल्कि जिनको शक है हमें उनका शक दूर कर देना चाहिए। आज उनको बिल्कुल ये खुशगुमानी नहीं रखनी चाहिए, कोई बड़ी कुछ मुजम्मिल का शक दूर करते हैं, मुजम्मिल असलम का। जैसे आपने कहा कि हाई कमिश्नर, आपको हाई कोर्ट का फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी थी जब नवाज शरीफ साहब को, तो हाई कमीशन के ऊपर तो ये लाजमी था कि हाई कमीशन उनके मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ सबमिट करेगा, यानी हाई कमीशन एक तरह से ओवरसाइट करेगा कि उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिस हाई कमिश्नर ने ये चेक करना था कि मियां साहब इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, वो हाई कमिश्नर उनको सी ऑफ करने के लिए आ रहा है। फिर ये पाकिस्तान की तारीख में अनोखा काम हुआ है। ये अल्ताफ हुसैन के जमाने में हमने देखा है, जब रहमान मलिक मरहूम वजीर दाखिला हुआ करते थे, तो अल्ताफ हुसैन के पास लंदन में हमारे लंदन हाई कमीशन से पासपोर्ट और नादरा का सेटअप वहां जाया करता था अल्ताफ हुसैन के पास, अगर कुछ बनवाना होता था एमक्यूएम के लोगों ने। तो आज मियां साहब के लिए सारा कुछ यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया, वो कैसे उनके वहां हाजिरियां लग गई, अंगूठे लग गए, उनकी अपीलें चली गई, फिर उनको एएसएफ के एहलकार सैल्यूट कर रहे हैं, फिर उनको सीसीपीओ लाहौर शायद यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं या पुलिस के कोई डीआई ऑफिसर है, वो उनको सैल्यूट है। तो एक देखिए ना, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो इमरान खान हो, वो आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, तो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर तो डिजर्व नहीं करता उससे वो इस किस्म का उसको कोई सैल्यूट करे या उसको स्टेट के उस ओहदेदार की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये एक मैसेज डिसएमिनेट कर दिया गया है कि अगला उम्मीदवार नवाज शरीफ है। उसकी वजह ये है, देखिए, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने के लिए एक तो लीगल तरीकाकार था, वो चल रहा है, केसेस देख रहे हैं आप। दूसरा था पकड़ धकड़ वाला काम, वो भी आप देख रहे हैं, इंटरव्यूज भी आप देख रहे हैं। अब तीसरा काम था पॉलिटिकली कैसे इनको न्यूट्रलाइज करना है पीटीआई को। तो पॉलिटिकली पीटीआई को और इमरान खान को फारिग करने के लिए, ऑपरेशन डिसमेंटल को मुकम्मल करने के लिए जरूरी था कि नवाज शरीफ जैसे किसी शख्सियत को खड़ा किया जाए, क्योंकि अहमद वली खान और असफंदियार वली खान तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते ना कौमी सतह पे। खालिद मकबूल सिद्दीकी तो मुकाबला नहीं कर सकते, मौलाना फजल रहमान तो कौमी सतह पे मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो पॉकेट्स में काम करते हैं। हत्ता कि बिलावल और आसिफ जरदारी भी कौमी सतह पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? पंजाब सबसे बड़ा पॉकेट साइज है, सबसे बड़ा जो उम्मीदवार हो सकता है इमरान खान के मुकाबले में सियासी तौर पर इमरान को खत्म करने के लिए, वो नवाज शरीफ हो सकता है। तो अब नवाज शरीफ जो ये वैक्यूम है, इसे पुर करने के लिए अब खला में तो नहीं छोड़ सकते ना मुल्क को। तो नवाज शरीफ जैसा माशाल्लाह अजीम कायद अगर मिल जाए जिसको हमको मैसर होगा, और 4 साल वो इतनी बाहर कथारसिस करके उन्होंने मुजाहिदा भी किया होगा, मुशाहिदा भी किया होगा, मुताला भी किया होगा, और वो उस वसी तजर्बे के साथ वापस आए 72-73 साल की एज में, तो बेहतर उम्मीदवार इमरान खान को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए वो नवाज शरीफ साहब ही हो सकते हैं। और अब सारी रियासत तन मन धन लगाएगी मियां साहब पर, और माई बाप करके हाथ जोड़ के खड़ी हो चुकी है पहले ही कि मियां साहब आए, ये इक़्तिदार का सिंहासन है, ये आपके हवाले, और आज तो फूलों की पत्तियां भी बरसाई गई है, मेरा महबूब आया है। तो अब देखिएगा, चलेगा। चले, अच्छी, लेट्स सी क्या होता है। और मुजम्मिल असलम साहब, तो फिर आपको समझ आ गई है, ये अभी समझाना आपको अभी बाकी है कि ये होने जा रहा है? देखिए, हम तो सीधी सी बात है, हम तो कुछ चीज समझते नहीं, हम तो एक चीज समझते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना, वो होने चाहिए, और वो हो और लोग फैसला कर लें। लोग अगर नवाज शरीफ के हक में फैसला देना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर कर लें। देखिए, अभी आपने बात पूछी, लंदन में हाई कमीशन ने अलविदा किया, ठीक है ना, फिर एयरपोर्ट में नादरा ने जो है वेलकम किया, फिर आपको पता है जब लाहौर उतरे तो एयरपोर्ट में सीसीपीओ लाहौर जो है हेलीकॉप्टर से उनको रिसीव किया और सैल्यूट मारा है। वो अभी ये बता रहे हैं अमीर अब्बास। हाँ, ठीक है ना, वो किया। अच्छा, फिर आपने एक बात बोली कि वो 16 महीने का हिसाब जो है, 16 महीने का हिसाब गोल हो गया, ये हो गया। चलें 2 मिनट के लिए समझते हैं कि गोल हो गया, वो इमरान खान पे डालने, जितना भी डालने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है ना। अगर इमरान खान इतना जालिम होता तो फिर इलेक्शन अब तक करा चुके होते ही है ना। तो वो लोगों को पता है, वो अब हमें लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, आपके तवज्जुह से कर लेता हूँ, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ की काबीना में मुस्लिम लीग नून के लोग थे, अब अगर नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनता है, वो उस काबीना का हिस्सा है? अगर हैं तो फिर कैसे मुख्तलिफ होंगी चीजें?
मुझे इसाक हो गए, एहसन इकबाल हो गए, ख्वाजा साद रफीक हो गए, खुरम दस्तगीर हो गए, पता नहीं और 5-6 नाम मुझे याद नहीं आ रहे। वो मरियम औरंगजेब हो गई आपकी, जो कंट्रोल करती हैं 10 अरब जिन्होंने दिए थे, ठीक है ना। तो ये सारे अगर यही नाम उनकी किचन कैबिनेट में हैं तो फिर मुझे आप बता दें कि फिर वो 16 महीने का तसलसल होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने पिछली दफा भी 4 साल की हुकूमत में 400 दिन मुल्क से बाहर गुजारे थे, लंदन में सारी ईदें की थी बाहर, तो काम तो यही करते हैं ना नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ। अच्छा, जब ये पूछा जाता है ना, जब ये पीएमएलएन के सीनियर लीडरशिप से पूछा जाता है कि जी आपके 16 माह, कहते जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, वो 15 जमातों की हुकूमत थी, तो 16 माह ऐसे ही 15 जमातों के उससे गुजर गए। तो लेट्स सी, आपकी बात बिल्कुल नहीं, हमने तो 15 जमातों को भी माइनस कर दिया। हमने ये भी मान ली कि अगर ये कह रहे हैं इनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उस 16 महीने में जो वजीर थे वो वजीर बनेंगे अगली हुकूमत। और बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि जो की पर्सन जो इसाक डार मेन जो इसाक डार साहब जो कि आए थे दावों के साथ कि जी मैं ये कर दूंगा, डेफिनेटली इसाक डार के अलावा तो कोई और बंदा है नहीं। और वो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर बाकायदा उनको वहाँ से लंदन से भेजा गया था, और मिफ्ता इस्माइल को उठा के उनको लगाया था कि ये मसीहा है, और जो मसीहा ने किया वो हमारे और आपके सामने है। तो अब कौन सा मसीहा चेंज होने जा रहा है? नहीं, एज फार एज economy is concerned, I am talking about economy and definitely deals finance minister deals with। तो ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक साहब साथ ही हो। तो वसीम अब्बासी साहब से जरा पूछना ये है कि मजीद जो कानूनी पेचीदगियाँ, क्योंकि अब तक तो सब अच्छा हो गया और सब अच्छा करा दिया गया, कर लिया गया, आगे आने वाली जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं और उसके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? खासतौर पर डिसक्वालीफाइड है नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करना है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और नवाज शरीफ साहब की राह में या उनके चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की राह में जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें अपने पैनल के साथ डिस्कस करनी है, वो ये कि कब तक ये सिलसिला रहेगा कि एक वज़ीर आज़म जब इक़्तिदार से उतरेगा तो फिर वो जिला वतन होगा, चाहे वो खुद साख्ता जिला वतनी हो, उसको वो करने पे मजबूर होगा और कोई अपना वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकेगा। ये जो आनियाँ जानियाँ हैं सियासतदानों की, ये कब ख़त्म होंगी? क्या कभी हमें वो पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा? लेकिन उससे पहले ज़रा वसीम अब्बासी साहब, अब जो कानूनी पेचीदगियाँ हायल हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की राह में, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की राह में, वो क्या क्या हैं और वो किस तरह से दूर हो सकेंगी? जी नादिया साहिबा, पेचीदगियाँ तो उनकी काफ़ी हैं। मतलब ज़ाहिर है उन्होंने फ्लैगशिप रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से उनके अभी केसेस बाकी हैं, उनकी सज़ाएँ हुई हैं, कन्विक्शन है, और उनको ट्यूसडे तक की ज़मानत मिली हुई है, 24 अक्टूबर तक। तो ज़ाहिर है वो पेश होंगे। अभी उन्होंने अपीलें की हुई हैं सज़ा की मुअत्तली के हवाले से, वो भी बहाल की हैं। अब वो सबसे पहले तो सज़ा की मुअत्तली का अपील करेंगे और वो उनको ग्रांट होगी, और फिर उसके बाद अगर होगी, यानी अगर वो होती है, उसके बाद फिर वो सज़ा के ख़ात्मे के हवाले से करेंगे, जिसमें मरियम नवाज़ की ज़ाहिर है उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो इनको भी क्लीन चिट मांगनी होगी, तभी ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ सकेंगे। 5 साल पाबंदी के हवाले से भी एक है कि जो एक बार कन्विक्टेड हो जाए उसे 5 साल तक नायल रहता है, तो 5 साल नहीं बल्कि अनलिमिटेड मुद्दत तक नायल होता है। तो लेकिन इन्होंने कानून बनाया इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, तो वो 5 साल की हुई है, वो भी देखना होगा कि वो इलेक्शन एक्ट में किया है ना, लेकिन वो जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है आइन में, लेकिन आइन में ये 5 साल की भी कहीं नहीं है। आइन में 5 साल की मुद्दत भी नहीं है, आइन में नायली है, लेकिन 5 साल की मुद्दत का तयन नहीं है। तो इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट का एक इसी में गया था, इसी में इंटरप्रिटेशन के लिए गया था कि चूंकि आइन में दर्ज नहीं है मुद्दत, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वाजे करे तो उनको फिर ताउमर कर, फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत होनी पड़े, या सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है वो तरमीम जायज़ है, जो कि उससे पहले भी वो कर चुके हैं, बाकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में हुआ है, तो वो फार्मूला अगर वही अपनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर ज़ाहिर उसको भी जायज़ करार देगी। एक तो ये मसला है, दूसरी तरफ उनकी सज़ाएँ हैं जिनमें उनको सज़ा हो चुकी है, वो मुअत्तल होना है, मुअत्तल भी होना, मनसूख भी होना, तब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो अगर हवा आपके हक में चल रही हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो जैसे पहले उनको जमानत जल्दी मिल गई। अब अगर इन्होंने अपीलें, आज भी इन्होंने अपीलों के लिए वो साइन वाइन भी किए एंड एवरीथिंग ही हैज डन, तो अब जब तक इनकी अपीलें समाअत के लिए अगर मंजूर हो जाती हैं तो फिर सही है, लेकिन 24 को तक उनकी जमानत है। उसके बाद क्या आप उनको देख रहे हैं कि वो जेल भी शायद उनको जाना पड़े, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन? नहीं, अगर वो आज जेल नहीं गए ना तो वो उस दिन भी नहीं जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता।
और मतलब चाहे पाकिस्तान वापसी पे नहीं जेल में गए तो उस दिन भी नहीं जाएंगे। और जैसे आपने उनकी तकरीर से पहले कौमी तराना सुना और एक प्राइम मिनिस्टरियल किस्म की स्पीच थी जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात की थी, रीजन की भी बात थी, तो इसलिए वो बात लगती नहीं है कि आप होने वाले प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजेंगे। तो वो टेक्निकली ऐसा हो सकता है, टेक्निकली उनकी जमानत मनसूख हो जाए जो कि उनको उस वक्त तक मिली हुई है तो जाहिर है वो जेल जा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है जो आसार और कराइन नजर आते हैं उसके तहत नहीं लगता कि वो जेल जाएंगे, बल्कि वो हो जाएगी। मैं कल हमने अपना एक शॉट चलाया भी था 25 जुलाई को 2022 में मरीम नवाज ने कहा था मैं उनको किसी कीमत पर जेल नहीं जाने दूंगी, वही रह गए बार बार आके जेल जाएं, तो यकीनन ज़ाहिर ख्वाहिश का इज़हार किया था तो तकमील भी होनी थी। अमीर अब्बास साहब अगर इस पर कुछ कमेंट करना चाहें कानूनी मामलात में ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ मैं ज़रा इस पर भी बात करना चाह रही हूँ कि ये सिलसिले कभी रुकेंगे कि एक को उठाओ, एक को बिठाओ, एक को उठाने के लिए दूसरे को बिठाओ, फिर उसको बिठाने के लिए फिर किसी और को उठाओ, फिर एक इक़्तिदार से निकले तो वो मुल्क में ना रह सके, मुल्क से बाहर जाए, फिर से इक़्तिदार के लिए वापस आए, ये और फिर कोई मुद्दत अपनी मुकम्मल नहीं। तो ये स्टेबिलिटी, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से ये मुमकिन हो पाएगी? देखिए कुछ बातें आज से हम 18 माह पहले कर सकते थे, शायद निस्बतन ज्यादा आजादी थी, या शायद 18 माह के बाद कोई और आजादी हो जाए तो हम कर लें, लेकिन अभी तो वो बातें हो नहीं सकती। अच्छी बात है, ना कीजिएगा। अच्छा लाइव जा रहे हैं, वैसे भी एडिट का मार्जिन भी नहीं है। जहां तक ये कि नवाज शरीफ साहब पेश होंगे तो अब जब वो आ गए और छा गए तो अब वो ही केम, ही सॉ एंड ही कंकर्ड, बस ही कंकर्ड, ही हैज कंकर्ड, और उन्होंने वहां पे फतह हासिल कर लिया है कि आपकी सोच है। बस आप समझ जाएं कि कहां पे उन्होंने ये जो जलसा था ना, ये जलसा इसको मामूली मत समझें, लोग इसको सिर्फ जलसा देख रहे हैं, जलसा नहीं था भाई, ये जलसा नवाज शरीफ के लिए के अप्रूवल रेटिंग के लिए और उनको आगे खड़ा करने के लिए ये एक लिटमस टेस्ट था, और नवाज शरीफ ने वो लिटमस टेस्ट पास कर दिया। और अब नवाज शरीफ आएगा और नवाज शरीफ अब नहीं रोका जाएगा। रोकना क्या है, नवाज शरीफ को आगे किया जाएगा, रोकने वाली बात तो है नहीं ना। तो अब ये जो 24 तारीख हो या 26 तारीख हो, ये भी बेमानी है। ये वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, नादिया साहिबा, जिन्होंने सितंबर 2020 में जब नवाज शरीफ साहब की अपीलें इनके पास लगी हुई थी तो इन्होंने रिमार्क्स दिए थे और जस्टिस मोहसिन अख्तियानी इनके साथ थे। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये जो मुल्जिम है ये अवाम और कौम को धोखा देकर बाहर गया और ये बाहर बैठकर रियासत या इस मुल्क के ऊपर हंसता होगा, जो कितना शर्मनाक, ये कोट अनकोट थर्ड जस्टिस के वही जस्टिस आमिर फारूक नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल देते हुए ये पुश्ता तक गवारा नहीं करते कि मियां साहब वो जो 4 महीने वाली कहानी थी पहले उसका कुछ बता तो दे, कम से कम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही। छोड़ तो हम देंगे आपको, यानी आपकी जमानत तो हो जाएगी, ये बात थी, कम से कम फाइल का पेट भरने के लिए, इंसाफ के तराजू को कुछ किसी के तरह दिखाने के लिए कि उसमें झोल नहीं है, बता तो दे कि वो 4 हफ्ते से 4 साल कैसे हो गए, कोई उसका बीच का कोई कानून का मुंह बंद ढक्कन कानून के मुंह पे रखने के लिए तो बता दे। किसी ने सवाल नहीं किया। और नैब, जिस नैब ने नवाज शरीफ को ये जो 3 रेफरेंसेस भेजे गए थे वो नैब के पास भेजे गए थे, वो नैब ने 3 प्रोसिक्यूट करवाए, जिसमें फ्लैगशिप में नवाज शरीफ बरी हुए, एमन फील्ड और अल अजीजिया में सजा हुई। वो नैब कहता है अदालत में आके कि जी हमें कोई परवाह नहीं, मियां साहब को छड़ दो, जान दो, मियां साहब को फांसी दे दो। तो ये तो इस मुल्क में तो काया की काया पलट जाती है। ये मुल्क बिल्कुल हमारी समझदारी से बाहर जा चुका है। मुल्क, इस मुल्क में आईन कानून ये कुछ भी नहीं है भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो मैंने अच्छा तो मैंने जो आपसे जो मैंने पूरा एक तमीद बांध के जो मैंने एक सवाल आपसे रखा था वो सवाल मैं आपसे वापस लेती हूँ, जिसका जवाब आपने कुछ मजबूरियों के तहत दिया भी नहीं, तो मैं वो सवाल ही वापस लेती हूँ। मैं भी जवाब अपना रिजर्व, तो क्या ऐसा कभी होगा? चलें फिर कभी से। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, अब मामला तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, और वैसे ये आपस की बात है, ये पहली दफ़ा नहीं है। 2008 के जब इलेक्शन थे ना,
तो सबको पता था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आनी है। चलो उसका तो बीबी की शहादत भी हो गई थी। फिर 2013 के इलेक्शन में सबको पहले से पता था कि PMLN ने आना है और नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2018 में दीवार पे लिखा हुआ था, नोश्ते दीवार था, वो क्या एक वर्ड एग्जैक्टली होता है कि जी इस दफ़ा जो हुकूमत है वो PTI की बननी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम बनना है। तो उसी तरह से बिल्कुल अब ये एक कैटेगरी के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि जी नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है। तो अब PTI का क्या होगा, कहां खड़ी है? मैं बता दूं, मुजम्मिल असलम, आप भी मुजम्मिल असलम। जी 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 नादिया, देखें आप पुराने जमाने की एंकर हैं और आप पुराने जमाने की सोच की मालिक है। अब 2023 आ गया, उम्र हो गई है, पुराने जमाने की एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेट होता है? कुछ भी नहीं होता। नहीं तजुर्बे की बुनियाद पे कह रही हूँ। आज कहाँ तजर्बा आपका फेल हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज का दौर है, ये शऊर का दौर है, इन्फॉर्म्ड दौर है, ये नए वोटर्स का दौर है। ये सब कुछ होना होता तो पिछले साल जुलाई में जो बाई इलेक्शन हुए हैं 37, उसमें से 30 PTI ना जीतती। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी इमरान खान की अरेस्ट होने के बाद अस्तूर गिलगित में इलेक्शन ना जीतती PTI की, वो सारी जो है कुव्वतें लगा ली गई। तो ये खाम ख्याली से आप निकल जाएं, अब रियल वर्ल्ड में आ जाएं। और ये नून लीग वालों को भी काफी हद तक समझ आ गई। उसके लिए उन्होंने आज के जलसे में बड़ी कॉपी की हमारी, तरानों से लेके स्टेज से लेके सारा कुछ, लेकिन वो चाइना की कॉपी थी। तो मैं तो सिर्फ आपको यही कहूंगा, मशवरा दे सकता हूँ, बाकी हर एक की अपनी अपनी सोच समझ है। नहीं आप मशवरा नहीं, आप अपनी राय दें खाली इस वक्त। हाँ राय दे सकता हूँ। तो आप जो है अगर ये समझ के बैठी हुई हैं कि जी फैसला हो गया है और वो आ रहे हैं और जिस तरह आए हैं वो ठीक है, सारी बातें अपनी जगह। इस वक्त जो है ना ग्राउंड स्वेल है इमरान खान के लिए, PTI के लिए। चलें अगर यूं कहने की अगर आपको बुरा लगती है ये बात, तो मैं ये कह लूं कि PDM और इन जमातों के खिलाफ ग्राउंड स्वेल है, बस ये कह लेता हूँ मैं। अच्छा, तो आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कि मुझे ये बुरा लगता है। मैं तो आपने तो कितना एहतराम है ना आपके दिल में मेरा, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, आप बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जरा वसीम अब्बासी की तरफ भी जाऊंगी, तुझसे पूछ वो किन बातों पे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वसीम अब्बासी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है उसको विन कर रही है PTI। जितने भी अभी तक सर्वेज हुए हैं उसमें भी हमने देखा है। लेकिन जो पाकिस्तान के जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो नॉर्मली हम देखते हैं, अब PTI जुलाई की बात करती है, जो बाई इलेक्शंस की है इस तरह से, लेकिन उस वक्त वो हालात नहीं थे। 9 मई भी नहीं हुआ था। नवाज शरीफ कहते हैं हम 28 मई वाले, 9 मई वाले नहीं है। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। रुपोश भी नहीं थे, अंडरग्राउंड भी नहीं थे, पकड़ तकड़ भी नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं थी, इंटरव्यूज भी नहीं थे। तो कितना मुश्किल होगा। और ये कंपैरिजन मुनासिब है कि जी चूंकि पहले बाई इलेक्शन जीते हैं तो अब इलेक्शन जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, बल्कि आपने बहुत पहले वाजे कर दिया था, मुझे इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आपने पूरी बात ख़त्म करके फिर मुजम्मिल साहब को कहा कि PTI का क्या होगा। तो अब क्या होना था, मैंने कहा कि ये वही होगा जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। गो के अच्छी बात है कि वो ऑप्टिमिस्ट हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पोल डे रिगिंग अगर ना भी हो, जो कि होती है पाकिस्तान में कभी कभी, 2018 में भी बहुत बड़े इल्ज़ामात लगे थे और सब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी कहा था। तो पोल डे रिगिंग ना भी हो ना, तो जब हवा चलती है और परसेप्शन बन जाती है, जैसे कि उस वक्त परसेप्शन थी कि इमरान खान बन रहे हैं, तो इलेक्टेबल्स की बहुत बड़ी तादाद दूसरी तरफ मूव कर जाती है। जाहिर है वो मफाद देखते हैं कि हमारा काम कहाँ होगा। फिर उसके अलावा पंजाब की पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो देहाती पॉलिटिक्स है उसमें होता है कि हमारे नलके कौन लगवाएगा, हमारी डेवलपमेंट के काम कौन करवाएगा, किसकी गवर्नमेंट आनी है। लोग समझते हैं कि यार इन गवर्नमेंट में तो आ ही जाना है, हम क्यों अपना वोट ज़ाया करें। फिर तीसरा फैक्टर ये होगा कि जो PTI के अगर मेजर फेसेस सामने नहीं आएंगे, कोई डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे और कोई छोड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो एक लॉजिस्टिक्स होती है, इलेक्शन की एक साइंस होती है, इलेक्शन की एक पूरी वो सिस्टम होता है। जो आप जुलाई की बात करें उसमें पूरा PTI बड़ी मुतहर्रिक रही थी। क्या वो इतनी मुतहर्रिक रहेगी कि लोगों को वोट डालने के लिए लेके जाएं और गाड़ियां फ्राहम करें, सारा उसका बंदोबस्त करें, पोलिंग एजेंट्स हर जगह हों। तो वैसे भी यानी उनके ऑड्स बहुत सारे उनके खिलाफ हैं। कोई ये बात नहीं है कि तारीख बदल गई। मैं आपसे ज़्यादा मुत्तफिक हूँ, मतलब
मैं नहीं समझता कि आप बहुत बड़ी हो गई हैं और हालात बदल गए। वो हालात, ये मेरा ख्याल है, यानी कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुजम्मल साहब कहें मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूँ और दुनिया आगे निकल गई है, लेकिन मेरा तज़िया यही है कि दुनिया इतनी भी आगे नहीं निकली अभी। ठीक है, अमीर अब्बास साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी एग्जाम्पल्स अगर दी जाती है तो वो ज़ाहिर है वो प्री 9th में है, अब पोस्ट 9th में, और जो वसीम अब्बासी साहब कह रहे हैं पॉपुलर है पीटीआई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम भी एग्री करते हैं। बट वही वाली बात है कि जो एक पूरी साइंस से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, फिर आपके फेसेस मैदान में हैं नहीं हैं, ग्राउंड पे हैं वो लोग, जाहिर से खान साहब जेल में हैं, लीडरशिप इधर उधर हुई हुई है, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ वफादारियां तब्दील कर चुके हैं, इसके बावजूद फिर आपको कैंडिडेट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आसान होंगी पीटीआई के लिए उस पॉपुलैरिटी को कैच कराने के लिए? देखें, मुश्किल तो बहरहाल है। जिस तरह पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, वो जिसे कहते हैं ना कि मुझको रिहाई भी मिली तो जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रखते, तो जो पिंजरे में कैद हो वो कमरे में पिंजरा पड़ा हो या सहन में पिंजरा पड़ा हो, पिंजरे में कैद परिंदा कैदी ही होता है नादिया साहब। अब इस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा कि जिस इलेक्शन में एक पार्टी जो बहरहाल एक मकबूल पार्टी है, और वो जिस तरह भी मकबूलियत उसने हासिल की, सिंपैथी वोट बैंक से हासिल की, फेयर वोट बैंक है, जो भी अनफेयर वोट बैंक है, जो भी कहे, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अगर इस तरह से पर हम लोगों के ऊपर चार्जशीट फ्रेम कर दे तो हम कहें जी पीपल्स पार्टी तो वहां पे उसने सिंध में हेप्नोटाइज किया हुआ लोगों को, काम करती नहीं है, हिप्नोसिस के जरिए से वोट लेती है, वह ले रही है वोट, ठीक है, उसका कोई और हल निकाला जाए, कुछ और रेफॉर्मेशन की बात की जाए, लेकिन उनका वोट बैंक है वहां पे। तो एक पार्टी अगर पाकिस्तान में इतनी मकबूल पार्टी है, अगर आप उसको बिल्कुल क्रश करके एलिमिनेट करके साइड पे फेंक दें और आप मियां साहब को कहें जी आप इलेक्शन लड़ें और मियां साहब पे बिल्कुल फ्री फॉर ऑल उनको अनकंटेस्टेड जीत जाए, वो अनकंटेस्टेड ही जीतेंगे ना वो। अगर उनका मुकाबला नहीं है पीटीआई से तो आईपीपी उनका मुकाबला करेगी। ये पीपल्स पार्टी ने उनको लाडला कहना शुरू कर दिया है, सिलेक्टेड भी कहना शुरू कर दिया और लाडला भी कहना शुरू कर दिया है, इलेक्टेड भी कहना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, आज के जलसे से पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत उनके अंदर परेशानी दौड़ गई है। पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत मुस्तरब है जो जलसा आज देखा है, जो जलसा तो बहरहाल बड़ा हो गया, जलसे के ऑप्टिक्स बहुत अच्छे आ गए, बगैर किसी निगेटिव में गए हुए जलसे के ऑप्टिक्स बहुत शानदार है। तो जलसा देख के इस वक्त छोटी जमातें जो है बाकी उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। जिन जमातों ने अलायंस में जाना होता है उनको कोई परवाह नहीं है, वो जो भी आएगी, पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, उन्होंने तो अलायंस में जाना है, जैसे एनपी है, एमक्यूएम है, उनको कोई परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त एक खतरा बन गया कि भाई ये तो नवाज शरीफ हमें पंजाब से फारिग कर देगा और केपीके से भी ये हमें फारिग कर देगा, क्योंकि केपीके से भी पीटीआई के वोट बैंक को शरीक किया जाएगा। आप देखें ना, इधर नवाज शरीफ की आमद के लिए रियासत पिछी जा रही है, उधर केपीके में पीटीआई के लोगों पर रेड तेज हो गया है, तैमूर झगड़ा के घर पे रेड हो गया है, आतिफ खान के घर पे रेड हो गया है, कामरान मंगेश को गिरफ्तार कर लिया है, मंगेश को पकड़ा, हाँ, नामालूम मुकाम पे, पता नहीं वो कौन सा मालूम या नामालूम मुकाम है। और हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप किसी, और पुलिस ने, आईजी पुलिस ने और चीफ सेक्रेटरी ने कमिटमेंट दी थी कि हम किसी को पकड़ेंगे तो हम अदालत को आगाह करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर पकड़ना शुरू कर दिया। तो अब इसमें जो नामालूम मुकाम है ना, देखो, तो एक तो सदाकत अब्बासी ने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान है, दूसरा शेख रशीद ने कहा कि वो चिल्ला काट रहे थे। चले कम से कम स्टेटमेंट तो बदली ना, ये दोस्तों से मिलने गया हूँ, ये तो स्टेटमेंट ही किसी फीटी हो गई थी कि मैं दोस्त के पास गया हुआ था, तो चिल्ला चले कोई कम से कम नहीं समझ मेरी बात है, चिल्ला काटने गए हुए थे। लेकिन वो चिल्ला 40 दिन का नहीं था बाय द वे, वो 33 दिन में डंडी मारी है शेख रशीद साहब ने, वो 33 दिन का चिल्ला पता नहीं कौन सा था। 40 दिन लगभग कोई वो। देखिए आप याद रखिए 26 सितंबर को हाईकोर्ट बेंच रावलपिंडी ने बड़ी सख्ती से कहा था कि शेख रशीद को पेश करना पड़ेगा, और आप पिछले सारे केसेस उठा के देखें, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार का केस, इन सब केसेस में हाई कोर्ट्स ने सख्ती से कहा था कि फलां डेट को पेश करें, इन सब केसेस। अच्छा, उनके अपने भतीजे ने तस्दीक की थी, शेख रशीद के अपने भतीजे ने गिरफ्तारी की तस्दीक की थी बाय द वे। बट एनीवे, चलें, मैं प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम है, हाँ, मैं आगे जरा मुज़म्मिल असलम साहब, अब ये जो चीज़ें बताई हैं जो वसीम अब्बासी साहब ने भी, मैं तो चलो बड़ी हो गई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, बूढ़ी हो गई हूँ, तो वसीम अब्बासी साहब ने जो कहा, जो बात अमीर अब्बास साहब ने की, इसके लिए तो अपना जहन तैयार किया आप लोगों ने,
देखिए मैं तो रियल लाइफ में रहने वाला आदमी हूँ। अगर ये सारा कुछ हो गया तो फिर इलेक्शन की डेट का इंतजार क्यों है? ठीक है ना, इलेक्शन की डेट दें, काम मुकाए, हुकूमत शुरू करें। आप लोग दूसरी तरफ ये बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं इलेक्शन जनवरी में नहीं हो रहे, आप एक तरफ कहते हैं इलेक्शन नजर नहीं हो रहे आते हुए। मौलाना कह रहा है सर्दियां पूरे आधे पर पाकिस्तान में बर्फबारी हो जाएगी। नवाज शरीफ जो है नाम नहीं ले रहा आज भी इलेक्शन की डेट का। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं अमीर अब्बास, आप सारे मेरे लिए मोहतरम है। दूसरा नादिया, आपको मैंने बड़ी उम्र का नहीं, मैंने कहा था पुराने जमाने की सोच है, आपकी उम्र मैंने बड़ी नहीं की थी। जिस जमाने की मैं हूँ उसी जमाने की सोच होगी ना, मुझे आई डोंट माइंड। अच्छा, मैं एक अमीर अब्बास की बात का जवाब देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, कहीं आप प्रोग्राम ना खत्म करते हैं। पिंजरे की बात की इन्होंने। देखिए अभी चंद दिन पहले ना 2-3 महीने पहले ब्राजील में इलेक्शन हुए हैं और उनका भी जो वजीर आजम बना है ना वो जेल के अंदर था जिस दिन इलेक्शन हुआ था और उसने जो है ना 2/3 मेजोरिटी के साथ वो जीत कर आया है। चले तो दुनिया चेंज हो रही है। अल्लाह करे सबको। तो सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन आप सारों की राय मोहतरम है। नहीं देखिए ठीक है, अपनी अपनी राय है, आपकी राय भी हमारे लिए मोहतरम है, आप भी उतने ही मोहतरम है। हमारा तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इलेक्शंस हो जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर सारा कुछ उसके बाद जिसका भी जो अवाम जिसको चाहे वो सिलेक्ट करे, अवाम जिसको चाहे वो इलेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नादिर मिर्जा को इजाजत दी।